Okay, a very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to Devashish Law Classes. Let's resume. कल के सेशन में हम ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन में मेजरली रेप के ऑफेंस के बारे में बात कर रहे थे. रेप के ऑफेंस के साथ साथ रेप के ऑफेंस के एसेंशियल्स को समझने के बाद रेप के ऑफेंस के पनिशमेंट हमने देखी, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हमने देखी, हमने उसके बाद फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बारे में भी बात करी. हमने एक सिचुएशन की बात करी जहां पे किसी पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा सिड्यूस करके कंसेंट ली जा रही है, उस ऑफेंस के बारे में भी हमने बात करी और हमने गैंग रेप की बात की. आइडियली तो कल ये दो सेक्शंस बचे थे, ये करा देते तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता, बट अभी फटाफट से अब देखिए, अब सारे सेक्शंस की सारी पनिशमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है. जहां जहां पे मैं आपको बताता रहूंगा कि चेंजेस हुए या जहां जहां पे मैं आपको केस लॉज बताता रहूंगा वो इंपॉर्टेंट है. अब बीच के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो कम है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको बताता रहूंगा, आप ध्यान देते रहिएगा. जो मेन पार्ट था वो हमने पढ़ लिया. अब जैसे 71 है, 71 कहता है रिपीट ऑफेंडर्स. अब यहां पे समझिएगा, यहां पे ये एक ऐसा प्रोविजन है. अब इसकी जो पनिशमेंट है 71 की, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत कम ऐसे ऑफेंसेस में से एक है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट ही लाइफ इंप्रिजनमेंट दी हुई. जरा ध्यान से समझिएगा. ये कहता है 71 क्या कहता है कि whoever has been previously convicted of an offense punishable under 64, 65, 67, 6 and 70, अभी जो हमने ऊपर पढ़े सारे ऑफेंस, and is subsequently convicted of any of the offense punishable under any of the said sections, मतलब 64, 65, 66, 70 इनमें से कोई भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है और दोबारा से इन्हीं में से कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिपीट ऑफेंडर. शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ. यहां पे जो मिनिमम पनिशमेंट दिया गया है वो इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया गया है, विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ और विद डेथ. तो मिनिमम पनिशमेंट रिपीट ऑफेंडर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट है, जिसका मतलब रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ है या फिर डेथ. तो इसलिए इसकी पनिशमेंट पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है. बस सबकी नहीं पूछी जाएगी, इसकी पूछी जाएगी. अब आप लोग अगर अपने नोट्स बनाते हो तो बस नोट्स बनाने का एक तरीका होता है. जैसे मान लीजिए मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, ये नोट्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे. ठीक है, दोनों में काम आएंगे. एक बार मैं आपको बताता हूं, आप इसको देखिएगा, उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो आपको काफी मदद मिलेगी. जैसे रेप का मैंने कल जब पूरा सेक्शन को डिकोड किया था तो मैंने उस तरीके से नोट्स बनाए थे. अब मान लीजिए मेरे को 71 लिखना है तो सेक्शन नंबर 71 जो कि एक रिपीट ऑफेंडर का क्लॉज है. ठीक है, तो मैंने ऐसे हेडिंग डाला 71, मैंने लिखा रिपीट ऑफेंडर. रिपीट ऑफेंडर, रिपीट ऑफेंडर सेक्शन लिख लिया 64, 65, 66, 70. ठीक, और उसके बाद ये रिपीट कर दिया है. तो ऐसे में लाइफ इंप्रिजनमेंट ब्रैकेट में नेचुरल लाइफ और मैक्सिमम या फिर और डेथ. ये पूरा नोट बन गया इस सेक्शन का. इतना बार आपको समझना है. अब रिपीट ऑफेंडर का मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा है ना कि उसने दोबारा से ऑफेंस किया है. तो ये इस तरीके से आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हर सेक्शन के बनाएंगे तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 72, ये जो है पहले आपका सेक्शन नंबर 228 हुआ करता था ऑफ द 228A हुआ करता था अमेंडमेंट से आईपीसी में. ये कहता है डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस. जैसे कि आप देखते हैं, हमने जब हमारे देश में 2013 में निर्भया का रेप केस हुआ था तो वी हैव गिवन दैट गर्ल अ नेम, निर्भया. उसका नाम कुछ और होगा, बट द आइडिया इज कि सेक्सुअल ऑफेंस के जो विक्टिम होते हैं उनकी आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट करते हैं, वरना उनके लिए समाज में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. अगर वो जिंदा हैं या उनकी फैमिली है, सभी के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर लोगों को उनकी आइडेंटिटी पता होगी. तो बहुत सारी जगहों पे जैसे हम चाइल्ड विक्टिम की बात करते हैं, पॉक्सो में बात करते हैं, जेजे एक्ट में बात करते हैं, और यहां पे भी हम बात करते हैं कि इस तरह के ऑफेंसेस में हम जो आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं.
मीडिया, न्यूज चैनल्स और बाकी लोगों के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो किसी भी तरीके से विक्टिम का नाम और उसकी आइडेंटिटी को पब्लिसाइज ना करें। वही प्रोविजन है सेक्शन नंबर 72। ये कहता है whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of a person। जैसे एक दो चीज हुआ कि आपने उसका नाम बताया, एक हुआ कि आपने बताया वो कहां रहता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कहां सर्विस करता है। इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि यू आर हेल्पिंग द पीपल नो दैट विक्टिम कहां से बिलोंग करता है या उसकी आइडेंटिटी रिवील होने की संभावना है। तो अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 is alleged or found to have been committed hereinafter in this section referred as the victim। तो जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस है कि ये ऑफेंस हुआ है या प्रूव हो गया है, दोनों ही केस में, shall be punished with imprisonment either description 2 years and shall also be liable for fine। Nothing in this subsection extend to any print। अब exceptions, तो अगर आपको इसका नोट बनाना है तो सिंपल है 72 नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, सेक्शन 64 से लेकर 71 तक के जो सेक्शंस हैं वो उन सेक्शंस का अपराध किसी महिला के साथ अलेज हुआ है या कमिट हुआ है तो उसके बारे में उसकी आइडेंटिटी या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसकी आइडेंटिटी पता चल जाए, उसको पब्लिश करने वाले या प्रिंट करने वाले व्यक्ति को सजा होगी। ठीक, अब इसके सबसेक्शंस हैं जो एक्सेप्शंस की बात करते हैं। Nothing in this subsection extend to any printing, publication of the name or any matter which may make known identity of the victim if such printing or publication is पहला by or under order in writing of the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation into such offense acting in good faith for the purpose of investigation। हम लॉजिकल बात सोचो, अगर पुलिस किसी भी ऐसे ऑफेंस के बारे में किसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसको तो नाम पता होना चाहिए और वो नाम पूछ भी सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी महिला के साथ ऐसा हीनियस ऑफेंस हुआ है तो उसके बाद वो महिला किसी मेडिकल केयर के लिए गई हो, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में गई है, तो अब जब पुलिस ऑफिसर आएगा इन्वेस्टिगेशन करने, ये पता करने कि वो महिला इस हॉस्पिटल में आई तो उसका नाम पूछेगा ही ना, उसकी आइडेंटिटी रिवील करेगा ही ना, आइडेंटिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ही। तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा राइटिंग में अगर इस तरीके से नाम का यूज हो रहा है तो उनकी पनिशेबिलिटी नहीं है। बहुत लॉजिकल है। बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम वेयर द, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, वेयर द विक्टिम इज डेड और अ चाइल्ड ऑफ अनसाउंड माइंड और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट किन। कई बार कुछ जगहों पे विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में या अदरवाइज अगर लगता है विक्टिम की कंसेंट है तो आप उसके नाम को उजागर कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बस एक और प्रोविजन है 72 के साथ 73। 72 में आपने क्या कहा था कि जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी रिवील करने पे आपको पनिशमेंट है। 73 कहता है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। देखो जनरल रूल क्या है, हमने बीएनएस में भी पढ़ा था कि एक ओपन ट्रायल होता है, लेकिन जब हम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो ये इन कैमरा ट्रायल्स होते हैं। इनकी प्रोसीडिंग्स को देखने का अधिकार हर एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उस महिला की भी प्रोटेक्शन करनी है, उसको अननेसेसरी हैरेसमेंट ना हो, इसलिए हम इन कैमरा ट्रायल करते हैं। तो ये जो पत्रकार होते हैं और बाकी लोग होते हैं, इनके ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी बिना परमिशन के पब्लिश नहीं करेंगे। बस वही चीज यहां पे कही गई है, whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before the court with respect to an offense under section 72 ऊपर without the previous permission of such court, तो आप कर सकते हैं but with the permission of such court shall be punished either description 2 years and shall also be liable for fine। ठीक है, लेकिन the printing or publication of the judgment of any high court or supreme court does not amount, जैसे आपके जो जनरल निकलते हैं एसएससी ऑनलाइन या बाकी जगहों, अब मान लीजिए कि कोई केस है, मान लीजिए निर्भया वाला केस भी था, तो उसका जो जजमेंट है वो आएगा साइटेशंस के साथ, एआईआर में आएगा, ऑल इंडिया रिपोर्टर में आएगा, एसएससी ऑनलाइन में आएगा, मनुपत्रा पे आएगा,
बाकी सब जगहों पे आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये भी पब्लिकेशन है। जहां पे रिकॉर्ड बन रहा है, रजिस्ट्री में बन रहा है या बाकी चीजों में बन रहा है, उसको हम अलाउ करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो जो पहला चैप्टर हम देखिए, ध्यान से समझिएगा, इससे मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि आपको याद करना आसान होगा। हमने चैप्टर 5 शुरू किया था, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। अब विमेन एंड चाइल्ड के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक, जिसके अंदर पहला चैप्टर है ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। पहला चैप्टर है ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस का चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया, रेप, गैंग रेप, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी और ये सारी चीजें, ड्यूरिंग सेपरेशन और बाकी चीजें। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स। क्या है? ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। अब सेकेंड कैटेगरी है, तो 64 से 73 तक, इससे क्या होगा, आपको सेक्शंस याद रहेंगे कि 64 से 73 तक हमने कौन से सेक्शंस की बात की, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस थे। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट की। जनरली समझो, असॉल्ट का मतलब होता है एक तरह से प्रिपरेशन टू यूज क्रिमिनल फोर्स। असॉल्ट का मतलब होता है जब आप सामने वाले को डराते हो कि आप उसके साथ मारपीट करोगे, उसको मारोगे, और इस सिचुएशन में होते हो कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो, तो उसको हम असॉल्ट बोलते हैं। और जब आप एक्चुअली उसको हिट करते हो, हर्ट करते हो किसी भी तरीके से, तो उसको हम क्रिमिनल फोर्स बोलते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझो, आगे जब चैप्टर आएगा क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट तो हम उसको समझेंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपको याद रखने। चालू करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 74 से। ठीक है, धीरे धीरे तबीयत बेहतर हो रही है, बट अभी भी पूरी तरह से बेहतर नहीं है। तो वो एकदम से जब मैं फ्लो में पढ़ाने लगता हूं तो खांसी आने लगती है, वरना नहीं आती है। बट जब ज़्यादा एकदम से तेज से बोलो या पढ़ाओ तो आती है। बट होपफुली अब तो सही आ गया है अपना ट्रैक पे, एंड द क्लासेस हैव आल्सो बिगन, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए सेक्शन नंबर 74। 74 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बात करता है, पढ़िएगा क्या कहता है। मैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अगेन वही बात आती है कि अपन को अगर इसका नोट्स बनाना है या अपन लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे अपन, कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, यहां पे क्या लिखा है, assault or criminal force with the intent to outrage her modesty. Whoever uses assault or criminal force to any woman intending to outrage or knowing it likely outrage the modesty, intention और knowledge दोनों। ठीक है, यहां पे लिखोगे intention और knowledge, intention और knowledge thereby outrage her modesty। ये क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। इंटेंट क्या था, आउटरीच द मॉडेस्टी, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ठीक, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन शैल बी इम्प्रिजन अंडर डिस्क्रिप्शन नॉट लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 5 years, लाइबल टू फाइन। फाइन तो सब में एक्स्ट्रा ही है, तो इसकी सजा है 1 to 5 years। ये आपका सेक्शन हो गया कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, नहीं थैंक यू दानिश जी, नहीं आप बेहतर है यार, बहुत छुट्टियां हो गई, तबीयत बेहतर है, वो थोड़ा बहुत खांसी चलता ही रहेगा। और मैं वो जब पढ़ाने लगता हूँ तो मुझे थोड़ा सा चाहिए होता है एक्सप्लेनेशन उस तरह से, वो बहुत धीमे से हो नहीं पाता है। चलिए खैर आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्यों ये बात समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप सेक्शंस को तोड़ के अगर याद करेंगे तो आप हमेशा बेहतर आंसर्स लिख पाएंगे और एमसीक्यू को बेहतर सही करेंगे। मैंने आपको शुरुआत की क्लासेस में नॉलेज और इंटेंशन में फर्क बताया था। इंटेंशन को हाईएस्ट डिग्री बताया था और नॉलेज हमने बताया था कि जब हमें पता होता है कि हमारे एक्ट से ये चीज हो सकती है भले ही हमारी इंटेंशन नहीं है। तो नॉलेज और इंटेंशन यहाँ पे दोनों लाइबल है। और यहाँ पे एक शब्द यूज है आउटरीचिंग द मॉडेस्टी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो आउटरीचिंग द मॉडेस्टी है इसके बारे में समझना जरूरी है, और बहुत सारे केसेस भी हैं जो आपके लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं समझने के लिए, और इसको लिखा भी जाएगा। तो आउटरीचिंग द मॉडेस्टी बेसिकली क्या होता है,
मॉडेस्टी क्या होता है एक महिला की, तो जनरली क्या होता है कि एक जो फीमेल होती है उसकी ये सेक्सुअल सैंक्टिटी होती है, ठीक है। मतलब जैसे आप इस बात को बहुत लॉजिकल तरीके से समझो, तो जैसे लड़के होते हैं, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, जनरल के डब्बे से जा रहे हो, तो लड़के आपस में अगल बगल भी बैठे हैं, हाथ लड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको उससे बहुत ज्यादा इरिटेशन या कोई सैंक्टिटी ब्रीच नहीं होती। लेकिन वही चीज एक अगर महिला के साथ होती है, तो उसकी जो बॉडी होती है उसको किसी भी तरीके से इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करना गलत होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे टच करना या किसी भी तरीके का फोर्स इस्तेमाल करना, ये सब चीजें एक सेक्सुअल सैंक्टिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हिंदी में हम लज्जा भी बोलते हैं। तो लॉ कहता है कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। इसकी डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, बट जैसे आउटरीचिंग द मॉडेस्टी, तो अब ये जो ऑफेंस है ये बनता है जब आप असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति एक महिला एक बस से ट्रैवल कर रही है और एक आदमी भी बस पे ट्रैवल कर रहा है। अचानक से ब्रेकर लगता है और वो बंदा जो है उस महिला से उसकी टक्कर हो जाती है और उसके कुछ सेक्सुअल पार्ट्स पे उसका हाथ टच हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो अगर आप कैटेगोरिकली डेफिनेशन से इंटेंशन और नॉलेज हटा दो, तो यहां पे क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है और उसके किसी भी सेक्सुअल पार्ट पे या कोई भी बॉडी पार्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो ये एक ऑफेंस बनना चाहिए। लेकिन यहां पे मिसिंग क्या है? नॉलेज या इंटेंट मिसिंग है, कि आपकी इंटेंट नहीं थी या आपकी नॉलेज नहीं थी कि आप उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करें। तो जब आप सेक्शन नंबर 74 का टेस्ट देखते हो, तो सेक्शन नंबर 74 का टेस्ट यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई काम किया है जिससे उसका इंटेंट या नॉलेज था कि उस महिला की मॉडेस्टी को आउटरीच किया जा सके, देन ओनली द पर्सन इज लायबल अंडर दिस प्रोविजन। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर वही मतलब किसी महिला के पेट पे हाथ लग गया, ठीक है, कोई महिला साड़ी पहने हुए थी, बस में बैठे हुए थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, अचानक से जर्क आया, हाथ लग गया, तो नाउ दिस इज नॉट आउटरीचिंग द मॉडेस्टी बिकॉज इंटेंशन और नॉलेज इज मिसिंग। ठीक है, बट वही चीज अगर कोई जानबूझ के करता है, किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया, किसी को इनअप्रोप्रिएटली टच कर दिया या उसके किसी भी तरीके से इस तरीके के कोई भी एक्ट किया, तो सेक्शन नंबर 74 में लायबल होंगे। पहला केस लिखिए, एसपी मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ये जो बस वाला एग्जांपल दिया वो इसी का था कि अगर धोखे से किसी से लगा है विदाउट द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ आउटरीचिंग द मॉडेस्टी, तो लॉ कहता है कि आप लायबल नहीं है। एसपी मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। बलदेव प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, दूसरा लिखिएगा, बलदेव प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। यहां पे समझाया था कि अगर किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ रहे हो, उसके बेसिकली इस केस में उसने एक लड़की को पकड़ के उसके ब्रेस्ट दबाने की कोशिश की थी, तो दिस वाज कंप्लीटली द केस ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद द इंटेंट टू आउटरीच द मॉडेस्टी। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, यहां पे समझाया था कि ऐसा हो सकता है कि वो लड़की अपनी मॉडेस्टी को ना जानती हो। देखो, ये जितने भी ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसमें जरूरी नहीं है महिला की एज क्या है। मैंने आपको कल भी बताया था, एक 5 साल की 6 साल की बच्ची के साथ भी ऐसा हीनियस ऑफेंस हो सकता है और एक 80 साल की महिला के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर एक 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा एक्ट किया जा रहा है, तो भले ही वो बच्ची 5 साल की बच्ची है, वो नहीं समझ पा रही है कि ये एक्ट क्या है। जैसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत ही खराब कहानियां फैमिलीज में होती हैं, जहां पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह के एक्ट्स करते हैं, और बच्चे उस समय बहुत छोटे होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता है कि व्हाट इज, जैसे आजकल आप वीडियोस देखते होंगे, स्कूल्स में सिखाया जाता है कि व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच बच्चों को। लेकिन अगर किसी को नहीं, तो सवाल यह था कि अगर कोई एक ऐसी छोटी बच्ची है जिसको अपनी मॉडेस्टी के बारे में कॉन्शियसनेस नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ 74 का ऑफेंस हो सकता है? तो लॉ कहता है बिल्कुल हो सकता है। दैट इज नॉट रिलेवेंट दैट द चाइल्ड और द फीमेल इज कॉन्शियस अबाउट हर मॉडेस्टी, ये जरूरी नहीं है। और अगर आपका एक्ट विद द इंटेंट टू आउटरीच द मॉडेस्टी था, तो लाइबिलिटी 74 के अंदर होगी। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह में यह बात कही गई।
और एक लैंडमार्क केस है कन्वर पाल सिंह गिल वर्सेस स्टेट। कन्वर पाल सिंह, ये बड़ा ही फेमस केस था। एक ऑफिशियल मीटिंग थी और ऑफिशियल बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे वहां पे, और ये जो डीजीपी पुलिस थे, इन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में एक उनकी कोई सेक्रेटरी थी या जो भी थी, उसके पीठ पे या बम पे स्लैप मार दिया था ड्यूरिंग द पार्टी, और वो बहुत फेमस केस हुआ। इसलिए इसको याद रखिएगा, कन्वर पाल सिंह गिल, सजा हुई थी इनको, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं। इसी के साथ एक और सेक्शन पढ़ा जाता है 74 के साथ 79, क्योंकि यहां पे भी सेम चीज है, आउटरीजिंग द मॉडेस्टी 509 में था पहले, तो 74 के साथ हमेशा 79 एक साथ गुच्छे में पढ़े जाते हैं। ये कहता है हुएवर इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमेन अटर्स एनी वर्ड, वहां पे फिजिकल एक्ट था, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, वहां पे फिजिकल एक्ट था। यहां पे अटर्स एनी वर्ड्स, मेक्स एनी साउंड और जेस्चर्स, आंख मारना, उल्टे सीधे इशारे करना, विदाउट टच, विदाउट कॉन्टैक्ट, और एग्जिबिटिंग एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such women, shall be punished with simple imprisonment of a term which may extend to 3 years and also fine। तो ये जो सेक्शन है, यहां पे आपको समझना है कि यहां पे जरूरी नहीं है कोई फिजिकल एक्ट हो, जैसे कि आंख मारना, किसी तरह के ऑब्जेक्ट्स को दिखाना, कोई बहुत खराब खराब गालियां देना या कुछ भी बोलना। ऑल दिस इज नोन एज वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, जिसको हम ईव टीजिंग का ऑफेंस भी कहते हैं। ईव टीजिंग का ऑफेंस भी कहते हैं। इसमें अगर आपको केस लिखना है तो आप स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह का लिख लीजिए, ठीक है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह एक केस लिख लीजिए, और एक और है रूपम देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कुछ और चीजें भी होती हैं कि एक महिला का जो रिएक्शन होता है इस तरह की चीजों से, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि सामने वाली की इंटेंट थी या धोखे से हुआ है। तो जो रिएक्शन ऑफ द विमेन होता है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हाइल डिसाइडिंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉ ये 79 में कहता है। अब आ जाइए 75। 75 क्या कह रहा है सर? देखिए 75 क्या कह रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब यहां देखिए, अब मैन, फिर से मैन की बात हो गई, जेंडर स्पेसिफिक लॉ हो गया, विमेन सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकती, मैन कर सकता है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक है। अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ये जो आपके 4 एक्ट्स हैं ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपके पेपर में एक क्वेश्चन इससे मिलता ही है। अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरटोन्स। सेक्सुअल ओवरटोन्स, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये जो चीजें थी ये पहले भी आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ सकती थी, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी में भी आ सकती हैं, और भी केसेस और भी जगहों पे आ सकती थी, बट इसको एक अलग प्रोविजन 2013 से बनाया गया था। डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स शैल बी गिल्टी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब यहां पे इतना बस ध्यान रखना, पनिशमेंट तो ठीक है 3 इयर्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। क्लॉज, हाँ यहां पे क्लॉज अलग अलग है, मतलब क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के लिए अलग सजा है और क्लॉज 4 के लिए अलग सजा है। इसके साथ में और आपको जैसे इसमें टचिंग और ये सब चीजें आ जाती हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट बेसिकली विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस था, जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की गाइडलाइंस ले डाउन की थी, और उन्होंने ही ले डाउन किया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या आता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब यही 4 चीजें होती हैं, या तो फिजिकल तरीके से टच करना, या फिर किसी को सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करना, पोर्नोग्राफी शो करना, या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना। ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो आपको कैटेगोरिकली ये समझना है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे, कई बार शॉर्ट नोट्स में, एमसीक्यू में, सब जगह
सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये जो 4 एक्ट्स हैं ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में कैटेगोरिकली फॉल करते हैं। ठीक है, इसमें एक केस लिख दीजिए, मेधा कोतवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेधा कोतवाल लेले LELE वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल है, डायरेक्ट MCQ में ही आएगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। अब यहां से थोड़ा सा खेल बदलेगा और इस खेल को ध्यान दीजिएगा जरा। सेक्शन नंबर 76 और 77 ये दोनों में शब्द का प्रयोग है हुएवर। हुएवर, अब इसका मतलब है कि ये दोनों जो सेक्शंस हैं इनको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। इनको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। इसका मतलब ये जो ऑफेंसेस हैं डिसरोब का और वोयरिज्म का, ये ये मतलब फीमेल भी कमिट कर सकती है। ठीक है, ये फीमेल भी कमिट कर सकती है, सिर्फ मेल नहीं कमिट कर सकता। अब ये दो सेक्शंस क्या हैं, 76 और 77। 76 कहता है डिसरोब, विमेन विद द इंटेंट टू डिसरोब, मतलब उसको नेकेड करना, कपड़े उतारना, इस तरह की चीजें डिसरोब में आती है, अभी पढ़ते हैं। वोयरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी महिला अगर किसी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है जिसमें कि वो ये नहीं चाहती है कि कोई भी इंसान उसको देखे, और आप ऐसे एक्ट को देखते या कैप्चर करते हो, डिसेमिनेट करते हो, तो ऐसे में वोयरिज्म का अपराध होता है। तो इन दोनों अपराधों को समझेंगे, बट यहां पे हुएवर है मतलब एक महिला भी अपराधी हो सकती है, जबकि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में ओनली अ मैन कैन बी मेड लायबल। इस बात को जरा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डिसरोब देखते हैं। हुएवर असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, यहां पे क्या जरूरी है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन और एबेट सच एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेकेड। ठीक है, मतलब कपड़े उतारने के लिए आप उसको कंपेल करते हो, उसको नेकेड होने के लिए कंपेल करते हो, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन नॉट लेस देन 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable for fine। ठीक है, shall also be liable for fine। ठीक है, करेक्ट। बेसिकली क्या है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कहोगे कि सर अगर ऐसा काम होता है तो इवेंचुअली आउटरीजिंग द मॉडेस्टी तो हो ही रहा है, 74 तो हो ही रहा है, लेकिन लॉ कहता है कि जब किसी भी ऑफेंस के लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन बनाया जाता है तो उसी के अंदर लाइबिलिटी सेट की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल करते हो तो उस व्यक्ति को हर्ट तो हुआ ही होता है, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल तो हुआ ही होता है, उसके बाद ही उसको जाके ग्रीवियस हर्ट होता है, तो आप उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल करते हो। जहां पे भी जिस एक्ट के लिए स्पेसिफिक चीजें दी होती हैं, कहने का मतलब अगर आपने डिसरोब के लिए या कंपेलिंग अ वुमेन टू बी नेकेड के लिए एक अलग प्रोविजन बनाया है, तो ये एक्ट जो है वो आउटरीजिंग द मॉडेस्टी में भी आ सकता है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी शायद आ सकता है, लेकिन क्योंकि इसके लिए एक अलग प्रोविजन बनाया गया है तो आपकी जो सजा होगी वो इस प्रोविजन में ही होगी 76 में। इसी तरीके से 77, whoever watches or captures, whoever देखता है और captures the image of a woman engaging in a private act in the circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or any other person at the behest of the perpetrator or disseminates, तीनों चीजें हैं, जो देखता है, कैप्चर करता है और उसके बाद डिसेमिनेट करता है। ये जो पिक्चर आई थी ना दृश्यम, इसमें वॉयरिज्म का ही एक्ट हुआ। दृश्यम मूवी में वॉयरिज्म का ही एक्ट था। वो जो लड़का था, सनी क्या नाम था, जो भी उसका नाम था, ठीक है, तो उसने क्या किया था, एक जो लड़की थी उसके प्राइवेट पिक्चर्स व्हेन शी वाज बाथिंग, तो ये प्राइवेट एक्ट्स माने जाते हैं। कोई सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, वॉशरूम में है, ये सारी चीजें प्राइवेट एक्ट है, कपड़े चेंज कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर प्राइवेट एक्ट्स, जिसमें एक महिला एक्सपेक्ट करती है टू बी अलोन एंड शी डजंट वांट्स और शी डजंट एक्सपेक्ट समबडी टू सी हर, दैट इज नोन एज द प्राइवेट एक्ट्स। इसीलिए मतलब आप ये लॉजिक ही है, इसीलिए हम देखते हैं कि ट्रायल रूम्स अलग होते हैं, विमेन के मेन के अलग होते हैं, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेम। तो ये वोयरिज्म का ऑफेंस होता है। डिसेमिनेट सच इमेज शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन, ये तो ठीक है। यहां पे दो चीजें आप याद रखना कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग
carried out in a place circumstances reasonably be expected to provide privacy and where victims genital procedures breast etc are covered only in underwear that is also known as voyeurism. ठीक है, इंपॉर्टेंट एक चीज और है, ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ये कहता है कि अगर किसी महिला ने किसी को ये कंसेंट दी है कि आप मेरे प्राइवेट एक्ट को कैप्चर कर लो, लेकिन उसको डिसेमिनेट करने की आजादी नहीं दी है, और अगर वो व्यक्ति उसको डिसेमिनेट करता है तो भी वो ऑफेंस होगा. मेरी बात समझना, क्या सही है क्या गलत है उस पर तो अपन नहीं जाएंगे, नहीं तो आप कहोगे सर बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं. आजकल क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नए नए रिलेशनशिप्स में आते हैं, उसके बाद ऐसे थोड़ी ऑब्जेक्शनेबल फोटोज को शेयर करते हैं. अब वो शेयर तो कंसेंट से कर रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं तो कंसेंट से कर रहे हैं, लेकिन अगर वही लड़का बाद में जाके उस फोटो को डिसेमिनेट करता है, यानी कि किसी और को दिखाता है या पब्लिश करता है, तो लॉ कहता है उसने इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस किया. पढ़िए क्या लिखा है, वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू कैप्चर द इमेज और एनी एक्ट but not to dissemination to third person, and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered as an offense under this section. ठीक है, एक और लास्ट सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. दैट इज स्टॉकिंग. एक बार आप पढ़िए, मैं एक सेकंड पानी पी लूं. पढ़िए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए. तो समझ में आया? कैन आई हियर यस और नो? लास्ट सेक्शन अंडर दिस चैप्टर इज विद रेफरेंस टू स्टॉकिंग. स्टॉकिंग क्या कहता है जरा देखिएगा. एनी मैन, अब अगेन स्टॉकिंग कैन बी डन ओनली बाय अ मैन, follows a woman and contacts, देखो, follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest. लड़की ने मना कर दिया, क्लियर कट तरीके से मना कर दिया, उसके बाद भी यू आर ट्राइंग टू फॉस्टर कम्युनिकेशन विद हर. जैसे देखती रही हो मूवी में, मूवी में तो क्या लाइफ में ही देखते होंगे आप लोग के कुछ दोस्त होंगे, लड़की ने मना कर दिया उसके बाद भी रात को फोन कर रहे हैं, नहीं बस तुम्हारी आवाज सुननी थी. उस टाइप का हिसाब किताब अगर आप करते हो तो दैट इज स्टॉकिंग. मॉनिटर्स द यूज ऑफ द वुमेन ऑन इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इसको हम साइबर स्टॉकिंग के नाम से भी जानते हैं. इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप उसके जो भी कंप्यूटर, ईमेल, बाकी चीजों को आप यू आर ट्राइंग टू नो द पैटर्न और द एक्टिविटीज ऑफ दैट वुमेन. ठीक है, commits the offense of stalking provided that such conduct shall not amount to stalking. ये इंपॉर्टेंट है, that it was pursued for the prevention of preventing of detecting crime. पुलिस वाला कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. It was pursued under any other law to comply in particular circumstances such conduct was reasonable and justified. और इसकी सजा उस हिसाब से दी है, इंपॉर्टेंट नहीं. So that is with reference to the chapter of criminal force and assault on women. जनरली ये प्रीलिम्स के ही सवाल है और इसमें जो भी कंटेंट है वो आपका सेक्शन बेस्ड है. तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे ऑफेंसेस को तोड़ तोड़ के लिखते हैं, तो आपको ये सारे तैयार करने पड़ेंगे और इनको याद करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप इनको लिख के एक बार तैयार कर लेते हैं तो फिर जीवन में किसी भी एग्जाम में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो इस चीज को यहां तक रखें. ठीक है.